नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, अर्थात वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। तो आइए इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक पहाड़ी रास्ता है जहाँ पर चढ़ाव भी है और उतार भी है और यात्रा शुरू होती है। तो जो मार्ग चढ़ने का है उस स्थिति में जो दूरी तय की जाती है, अर्थात यदि इसको हम फलन के रूप में देखें तो ये जो आप हरे रंग से मार्ग देख रहे हैं, ये जो इंटरवल देख रहे हैं, इसमें फलन वर्धमान है। अर्थात जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, वैसे वैसे y का मान बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद वाली स्थिति में जब हम y का मान कम होने लगता है x के मान बढ़ने के साथ साथ, जैसे ये वाली स्थिति, तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाल रंग से अंकित अंतराल है जो x अक्ष पर है, उसमें फलन ह्रासमान हो जाता है, अर्थात y का मान कम होने लगता है, या y के लिए हम ढलान पर आ जाते हैं। और फिर अगली स्थिति देखें, जब y का मान चढ़ने लगता है अर्थात y का मान बढ़ने लगता है, तो वापस वर्धमान फलन की स्थिति बन रही है। देखिए ये वर्धमान फलन की स्थिति है। इस बिंदु पर जाकर के ये उच्चिष्ठ का बिंदु है और उच्चतम मान पर जाकर के वापस निम्नतम मान तक आया है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो चढ़ने वाली स्थिति है वो वर्धमान फलन की स्थिति है और जो उतरने वाली स्थिति है, ढलान वाली स्थिति है, वो ह्रासमान फलन की स्थिति है। अब हमारे पास में ग्राफ है। ग्राफ में हम देख सकते हैं ये वर्धमान फलन है, क्योंकि जैसे जैसे x का मान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे y का मान भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी स्थिति है अचर फलन की, अर्थात x के मान के बढ़ने के साथ y के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, y का मान वैसे ही बना हुआ है, इसलिए इसको हम अचर फलन कहते हैं। और यदि अगली स्थिति में कि यदि x का मान बढ़ने के साथ साथ y का मान कम होने लगे, तो इस स्थिति में ये ह्रासमान फलन का उदाहरण है। तो हम लोगों ने देख लिया वर्धमान फलन जिसमें x का मान बढ़ने के साथ साथ y का मान बढ़ता है, ह्रासमान फलन जिसमें x का मान बढ़ने के साथ साथ y का मान कम होता है, और अचर फलन जब x का मान बढ़ने के साथ साथ y के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह की तीन स्थितियां हमारे सामने हैं।
अब हमारे पास दो स्थितियां हैं, एक वर्धमान फलन की और एक ह्रासमान फलन की। तो वर्धमान फलन में यदि हम चित्र में देखें तो हमें एक अक्ष पे हमने दो बिंदु लिए, ए और ए प्लस एच। ए प्लस एच ए से बड़ा है, और उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये जो आपको लंबाई दिख रही है, ये वाली, ये एफ ऑफ ए का मान है और ये एफ ऑफ ए प्लस एच का मान है। अब हम बिंदु ए पर यदि एफ डैश ए का मान ज्ञात करें, यानी इसका अवकलज ज्ञात करें, तो ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। अब हम क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच, ये वाली लंबाई का मान एफ ऑफ एफ ए से बड़ा है। तो जब हम यहाँ पर ये मान रखेंगे और एच का मान तो धनात्मक है ही, तो ये मान हमें हमेशा धनात्मक मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्धमान फलन की स्थिति में एफ डैश ए का मान हमेशा धनात्मक होता है। आइए दूसरी स्थिति देखें। ये ह्रासमान फलन की स्थिति है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का मान बढ़ने के साथ साथ y का मान कम होता जा रहा है, यानी ये ह्रासमान फलन है। हमने एक बिंदु a लिया, उससे बड़ा बिंदु a प्लस एच लिया, और हम क्या देख रहे हैं कि एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। इसका मान ऋणात्मक मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच, जो ये लंबाई है, वो इस एफ ऑफ ए से कम है, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ए से छोटा है। तो उस स्थिति में ये जो व्यंजक है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इसका मान ऋणात्मक मिलेगा। तो हमारे पास में दो स्थितियां बन गई कि यदि ह्रासमान फलन है तो एफ डैश ए का मान ऋणात्मक मिलता है, और यदि वर्धमान फलन है तो एफ डैश ए का मान धनात्मक मिलता है। तो इसी चीज़ को यदि हम एक व्यापक रूप से लिख करके देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फलन अंतराल ए बी में, किसी भी दिए हुए अंतराल ए बी में वर्धमान कब होगा? यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा हो, यानी x का मान हमको किस में लेना है? a और b के अंतराल में लेना है। और उस स्थिति में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक मिले तो हम कहेंगे कि फलन वर्धमान है, और यदि एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक मिले तो हम कहेंगे फलन ह्रासमान है। और यदि एफ डैश एक्स का मान 0 मिले तो उस स्थिति में उस दिए हुए फलन पर या तो मैक्सिमा की स्थिति बनती है या मिनिमा की, यानी उस बिंदु पर फलन या तो अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है, जिसको हम आगे ज्ञात करेंगे। तो यदि इसी चीज़ को हम चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करें तो ये हमारा एक परिचित फलन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ हम खींचते हैं। ये 0 पर 0, पाई बाय 2 पर इसका मान +1 हो जाता है, फिर पाई पे 0 हो जाता है, फिर -3 पाई बाय 2 पर 3 पाई बाय 2 पर इसका मान -1 हो जाता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरह से 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी ये प्रक्रिया चलती रहती है और ग्राफ हमारा बनता जाता है। अब हम देख सकते हैं कि इस -π/2 से +π/2 तक जाने में हमें चढ़ना पड़ता है, यानी ये वाली स्थिति जो है वर्धमान फलन की है, यानी इस अंतराल में -π/2 से +π/2 के बीच में फलन वर्धमान है। फिर वर्धमान तक होते होते जो अधिकतम बिंदु आया वो मैक्सिमा का आया, उच्चिष्ट का आया, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान 0 हो जाता है। फिर उच्चिष्ट से फिर वापस इसका ह्रास होना शुरू हुआ, यानी ये कम होना शुरू हुआ, और 3π/2 पर आकर के इस फलन का मान -1 हो जाता है। उसके बाद में अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि π/2 से 3π/2 के बीच में फलन ह्रासमान है। और फिर अगले इंटरवल में 3π/2 से अगला जो भी इंटरवल आएगा
3π/2 यानी 2π + π/2 यानी 5π/2। तो उस अंतराल में ये फलन वापस वर्धमान हो जाएगा। और ये जो बिंदु मिल रहा है ये निम्निष्ठ का मिल रहा है, और ये वाला बिंदु जो मिल रहा है ये उच्चिष्ठ का मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब f' का मान 0 होता है तो वो या तो इस स्थिति में हो सकता है या इस स्थिति में हो सकता है। तो वहाँ पर फलन का मान 0, f' का मान 0 होगा, और जब वर्धमान वाली स्थिति है तब f' धनात्मक होगा, और जब ह्रासमान वाली स्थिति है तो f' ऋणात्मक होगा। आइए अब प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने कि सिद्ध कीजिए R पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें f(x) दिया हुआ है तो हम इस विधि से करेंगे। f(x) = 3x + 17। तो f' का मान ज्ञात किया हमने, x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो f' का मान हमें ज्ञात हुआ 3 + 3, और वो धनात्मक है, इसलिए R के प्रत्येक अंतराल पर फलन निरंतर वर्धमान है। ये हमने सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए R पर f(x) = e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। इसको भी हम वैकल्पिक विधि से करें। f(x) = e⁻²x, इसका भी हमने डिफ्रेंशिएट किया तो f' का मान हमें मिल रहा है 2e⁻²x। अब जब x का मान धनात्मक हो तो 2e⁻²x का मान भी धनात्मक होगा, क्योंकि x का मान जब धनात्मक है तो e एक अचर राशि है, तो जो भी अचर राशि है उसकी घात भी अचर होगी, तो धनात्मक होगी तो इसका मान धनात्मक मिलना है। फिर जब x = 0 हो तो भी 2e⁻²x का मान 2 मिल रहा है जो धनात्मक है, और जब x का मान ऋणात्मक हो तो 2e⁻²x को हम किसी -z के रूप में लिख सकते हैं। यदि x का मान ऋणात्मक है तो वो किसी माइनस संख्या के बराबर होगा, और इसको 2e⁻²z को हम लिख सकते हैं 2/e⁻²z। और जब हम यदि z का मान रखेंगे तो भी ये पूरी जो राशि है ये हमें धनात्मक ही मिलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी धनात्मक है, और इसका अर्थ ये हुआ कि f' 0 से बड़ा है। तो हमने 3 स्थितियां देख ली, जब x का मान धनात्मक है, x का मान 0, x का मान ऋणात्मक है। तीनों स्थितियों में हम देख रहे हैं f' का मान 0 से बड़ा है। इसका मतलब f(x) R पर निरंतर वर्धमान फलन है। आइए अब देखें प्रश्न क्रमांक 3, f(x) = sin x से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 से π के बीच में निरंतर ह्रासमान है, और 0 to π में न तो 0 to π में न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। तो देखिए अब इसको भी हम पहले देख चुके हैं इंटरवल में, एक बार फिर से देखें। अब हम इसमें f' निकालते हैं, तो उसके लिए हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। f' = cos x। अब cos x का मान 0 से π/2 के इंटरवल में धनात्मक होता है, यानी f' इस इंटरवल में, दिए हुए इंटरवल में वर्धमान है। फिर इसी तरह से π/2 से π के बीच में cos x का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में π/2 से π अर्थात द्वितीय चतुर्थांश, और उसमें cos x ऋणात्मक होता है, तो f' का मान ऋणात्मक हो गया। इसलिए π/2 से π के बीच में निरंतर ह्रासमान है। और 0 से π के बीच में देखें हम, तो हम देख रहे हैं कि 0 से π/2 में f' का मान धनात्मक है, यानी वर्धमान है, और π/2 से π में ह्रासमान है, यानी f' का मान धनात्मक भी मिल रहा है और ऋणात्मक भी मिल रहा है। इसका मतलब कि न तो इस पूरे इंटरवल में न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। लेकिन अगर इसको भी हम 2 इंटरवल में तोड़ देते हैं, 0 से π/2 और π/2 से π, तब हम वर्धमान और ह्रासमान की बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 2x² - 3x से
प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। तो हमें दिया हुआ है फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 3x। x के सापेक्ष अवकलन करके हमने f' का मान ज्ञात कर लिया 4x माइनस 3। अब f' बराबर हम 0 रखेंगे, तो 0 रखने से x का मान हमें मिल रहा है 3/4। तो अब हमारे पास में दो अंतराल हो गए कि एक तो हो गया माइनस अनंत से 3/4 का और एक हो गया 3/4 से प्लस अनंत का। यानी 3/4 से छोटी संख्या है जो इस दिशा में जा रही है और 3/4 से बड़ी संख्या है जो इस दिशा में जा रही है। तो दो अंतराल हो गए हमारे पास, 0 माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी। अब दोनों अंतरालों में हम देखेंगे। अब f' का मान यदि हम 3/4 से बड़े मान रखते हैं तो हम देखेंगे कि ये निरंतर वर्धमान है। ये मान हमेशा धनात्मक मिलेंगे। 4 का मान यदि आप 3/4 से बड़ी संख्याएं रखना शुरू करें, आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, रख करके देख सकते हैं, तो ये हमेशा बड़ी धनात्मक मिलेगा। और यदि 3/4 से छोटी संख्या रखना शुरू की हमने, 3/4 से छोटी संख्या है 3/5 रख दी जैसे हमने, तो आप जब इसको हल करेंगे तो ये आपको ऋणात्मक मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस दिए हुए अंतराल 3/4 से अनंत में निरंतर वर्धमान है और माइनस अनंत 3/4 के अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, ह्रासमान है। ठीक उसी ढंग का प्रश्न है, लेकिन अब यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, पहले वर्ग समीकरण थी। तो करने का तरीका वही रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमने f' का मान निकाल लिया जो हमें प्राप्त हो रहा है 6x² माइनस 6x माइनस 36। या हम 6 भी कॉमन ले लें तो दो फैक्टर मिल रहे हैं x माइनस 3 x प्लस 2। अब यदि इसको हम 0 के बराबर रखें तो x बराबर 3 और x बराबर -2। अब हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक संख्या रेखा के ऊपर इन जो बिंदु हमने ज्ञात किए हैं, बिंदु ज्ञात किया -2 और 3, इनको हमने आरेखित कर दिया -2 और ये 3। अब हमारे पास में 3 अंतराल हो गए, एक तो 3 से बड़ा, एक 2 और 3 के बीच वाला, और एक -2 से छोटा अंतराल जो माइनस अनंत की तरफ जा रहा है। अब हम इन तीनों अंतरालों में चेक करके देखेंगे f' का मान। अब जैसे मान लीजिए कि हम माइनस अनंत से -2 वाले अंतराल में, यानी ये वाले अंतराल में चेक करके देखना चाह रहे हैं। अब यदि माइनस अनंत से -2 के बीच में कोई सी भी एक वैल्यू ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि हमने -1 ले ली, तो अगर यहाँ पे x के स्थान पर -1 रखें तो -1 -3 यानी -4 मिल रहा है, और -1 प्लस 2 यानी +1 मिल रहा है। -2 से छोटी वैल्यूज रखना है तो -3 रखा हमने जैसे, तो या -4 रखा तो ये -4 -3 ये भी ऋणात्मक मिल रहा है, और -4 प्लस 2 ये भी ऋणात्मक मिल रहा है। दोनों ऋणात्मक मिल रहे हैं और दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुणा धनात्मक मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दिया हुआ फलन इस अंतराल में माइनस अनंत से -2 के अंतराल में निरंतर वर्धमान है। देख सकते हैं आप, x से छोटी वैल्यूज ली -2, यानी कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, -3 -4 -5, और इन वैल्यूज़ को इस अंतराल में रखें आप। जैसे -4 रखा, -5 रख करके देखें तो सारे मान आपको ये भी ऋणात्मक मिलेगा, ये भी ऋणात्मक, लेकिन इनका जो परिणाम है गुणा के बाद में वो धनात्मक मिलेगा, ये धनात्मक मिलेगा, इसलिए ये निरंतर वर्धमान हो गया। दूसरी स्थिति देखें कि हमको इस -2 और 3 के बीच में संख्या लेना है और उसमें चेक करना है कि ये मान धनात्मक मिल रहा है या ऋणात्मक मिल रहा है। तो -2 और 3 के बीच में मान लीजिए कि हमने संख्या कौन सी ले सकते हैं, 1 2 0 -1, ये संख्याएं ले सकते हैं। इनमें से कोई सी भी एक संख्या हमने लेकर के रखी, जैसे मान लीजिए कि 1 रखी, तो 1 को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 -3 ये ऋणात्मक मिल रहा है, लेकिन जब यहाँ पर रखेंगे
तो ये धनात्मक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऋणात्मक एक धनात्मक, इनका गुणा ऋणात्मक मिल रहा है। इसका मतलब -2 3 अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है। उसके बाद में अगली स्थिति देखें, 3 से अनंत यानी 3 से बड़े मान रखें। यहाँ से 3 से बड़े मान, तो 3 से बड़े मान अपन रख सकते हैं 4 5 6 7 इस तरह के मान। तो मान लीजिए कि इनमें से कोई सा मान अपन ने यदि रखा x-3 और x+2 में, तो हम देखेंगे कि ये मान धनात्मक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दिए हुए अंतराल 3 अनंत में निरंतर वर्धमान है। तो इस तरह से आप स्वयं मानों को रख करके चेक करें और आप लोग उसको समझ पाएंगे कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस में ह्रासमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो अब सब में करने का तरीका ठीक इसी प्रकार का रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न दिया है x² + 2x + 5, तो हम इसको f' निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिया और f' बराबर 0 रख दिया और इससे हमने x का मान निकाल लिया -1। अब ये x का मान हमने -1 यहाँ पर संख्या रेखा पर रख दिया। तो दो अंतराल मिल रहे हैं हमें, -अनंत से -1 और दूसरा अंतराल मिल रहा है -1 से +अनंत। ये देख सकते हैं हम, ये तो ये अंतराल मिल रहा है और एक ये अंतराल मिल रहा है। अब यदि -1 से छोटी वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि -2 रखी, तो ये -2 यदि यहाँ पर रखेंगे तो ये मान क्या मिलेगा हमें, ऋणात्मक मिलेगा। और यदि -1 से बड़ी संख्या रखते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि 0 रखा, तो अगर 0 इसमें रखते हैं हम तो ये धनात्मक मिलेगा हमें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस अंतराल के लिए f(x) का मान धनात्मक मिल रहा है, f' का मान, और इसलिए f(x) वर्धमान हो गया। और इस अंतराल में ऋणात्मक मिल रहा है, इसलिए ये निरंतर ह्रासमान हो गया। ठीक इसी ढंग से दूसरा प्रश्न, f(x) बराबर ये दिया हुआ है, f' ज्ञात किया और f' को 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने से बिंदु प्राप्त हो रहा है हमें x बराबर -3/2 और यहाँ पर हमने -3/2 रखा, इसको 3/2 है, -3/2। तो ये दो अंतराल हो गए हमारे पास, -3/2 से अनंत और -3/2 से +अनंत। ये दो देख सकते हैं हम, -अनंत से -3/2 और -3/2 से +अनंत। ठीक इसी ढंग से हमने देखा यहाँ पर चेक करके, और इस अंतराल में हम f' का मान देख रहे हैं ऋणात्मक और इसमें भी ऋणात्मक देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x से यहाँ पर हम रखें, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस स्थिति में ये फलन वर्धमान होगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, इसको पॉजिटिव समझ करके इसको पॉजिटिव बना लीजिए आप लोग अपने नोट्स में, और आप देखेंगे कि f' का मान इन मानों के लिए धनात्मक है तो ये वर्धमान है, और इन मानों के लिए ऋणात्मक है यानी ये ह्रासमान है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, -2x³ -9x² -12x + 1, इसमें भी हमने f' निकाला, ये आ गया, और f' बराबर 0 रखा और उससे हमने दो फैक्टर निकाल लिए, x+2 x+1। तो इससे x के दो मान आ गए, -2 और -1। तो ये -2 -1 यानी हमारे पास 3 अंतराल हो गए, -अनंत से -2 तक, फिर -2 से -1 तक, और फिर -1 से +अनंत तक। और ठीक इसी ढंग से हमने ये मान रख करके -2 से छोटा कोई मान रख दिया, जैसे -1 रख दिया, और इन तीनों जगह पर जहाँ पर x का मान है उसकी जगह हमने -1 रख करके देखा, और आखिरी में हमने देखा कि चिन्ह ऋणात्मक आ रहा है इसलिए ये निरंतर ह्रासमान हो गया। फिर -2 और -1 के बीच का मान रख करके देखा, और हम देख रहे हैं कि ये चिन्ह धनात्मक आ रहा है इसलिए वर्धमान हो गया। और -1 से अनंत की ओर ये वाले अंतराल में हमने मान रख करके देखा, और हम पा रहे हैं कि ये ऋणात्मक मिल रहा है इसलिए ये निरंतर
ह्रासमान हो गया। तो इस तरह से आप लोग आसानी से अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। ये चौथा प्रश्न भी ठीक इसी ढंग से दिया हुआ है, इसको भी आप लोग स्वयं करके देखें। पांचवा भी ठीक इसी ढंग का प्रश्न है, इसको भी आप करके देखें। इसमें भी अलग अलग अंतरालों में इसको चेक करके देखा गया है, और जहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है वहाँ पर ह्रासमान, और जहाँ पर धनात्मक आ रहा है वहाँ वर्धमान। तो अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए y बराबर log ऑफ 1 + x माइनस 2x अपान 2 + x, जबकि x का मान लेना है हमें -1 से बड़ा। अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो हमारा जो करने का तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि हम y दिया हो तो y डैश निकालेंगे, y बराबर fx दिया हो तो f डैश x निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट किया हमने x के सापेक्ष, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जब हमने इसको हल किया तो ये हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है, x² 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है x का मान -1 से बड़ा है, तो उस स्थिति में -1 से जब बड़ा हो तो मान लीजिए कि अपन ने -1 से बड़ा कोई सा भी मान लेकर के रख लें, और वो इसमें आप रख करके देखें तो आपको हमेशा धनात्मक मिलेगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस दिए हुए प्रांत में एक वर्धमान फलन है। अपनी स्वेच्छा से आप बिंदु लेकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिया हुआ फलन एक वर्धमान फलन है। वही प्रक्रिया हमारी, dy/dx निकाला और उसको 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने से 3 बिंदु हमें मिल रहे हैं, x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 1। और ठीक इसी ढंग से जैसा कि हम इसको करते आए कि हमने एक सरल रेखा के ऊपर ये तीनों बिंदुओं को आरेखित कर दिया, प्लॉट कर दिया, और अब हमारे पास अंतराल हो गए -अनंत से 0, दूसरा अंतराल हो जाएगा 0 से 1, तीसरा अंतराल हो जाएगा 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से चारों अंतरालों में हम स्वेच्छा से मान लेकर के इसको चेक करके देख सकते हैं कि वो ऋणात्मक मिल रहा है या धनात्मक मिल रहा है। प्रश्न क्रमांक 9 भी इसी प्रकार का है कि हमें बताना है कि ये वर्धमान फलन है दिए हुए अंतराल में। तो हमने dy/dθ किया, क्योंकि ये y थीटा का फलन है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, और इसको सरल करने के बाद में y डैश का मान इस प्रकार प्राप्त हो रहा है, cos थीटा इंटू 4 - cos थीटा अपान 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि दिए हुए अंतराल 0π/2 में cos थीटा का मान धनात्मक होता है, तो 4 चूँकि cos थीटा से बड़ा है तो 4 - cos थीटा भी धनात्मक होगा। अब cos थीटा धनात्मक है, 4 - cos थीटा धनात्मक है, और 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर ये भी धनात्मक होगा, यानी सभी चीज़ें धनात्मक हैं, अर्थात y डैश का मान धनात्मक मिल रहा है। इसलिए दिए हुए अंतराल में फलन वर्धमान है। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 देखें, लघु गुणकी फलन अंतराल 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान फलन है। fx बराबर log x, तो f डैश x बराबर 1/x। अब x 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, यानी 0 से बड़े मान और प्लस अनंत, यानी 0 से बड़े मान जो अनंत की ओर जा रहे हों, सारे धनात्मक मान, और उन सब के लिए 1/x में जब x के मान धनात्मक रखेंगे तो ये भी धनात्मक मिलना है, f डैश x भी धनात्मक मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से अनंत में fx निरंतर वर्धमान है। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि इस दिए हुए अंतराल में fx फलन न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। तो हम f डैश x निकाला इसमें सबसे पहले, और f डैश x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 1/2। तो दो अंतराल हमें मिल रहे हैं -1 से 1/2 और 1/2 से 1। अब -1 से 1/2 में इसका मान ऋणात्मक मिल रहा है, और 1/2 से 1 में इस फलन का f डैश x का मान धनात्मक मिल रहा है। लेकिन
इस पूरे अंतराल में इन दोनों अंतरालों को मिला दें तो दोनों अलग अलग अंतरालों में तो ह्रासमान और वर्धमान हैं, लेकिन इस पूरे अंतराल में -1 से लेकर के +1 के बीच में f' x के एक समान चिन्ह नहीं मिल रहे, इसलिए इस पूरे अंतराल में फलन न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। और ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 12, इसमें भी कौन से फलन इस दिए हुए में ह्रासमान है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर करके देख लेंगे इसको। f' x बराबर -sin x, और इस दिए हुए अंतराल में किसका मान ऋणात्मक है और किसका मान धनात्मक है, उस आधार पर हम तय करेंगे। तो f' x का मान ऋणात्मक है 0 से π/2 में -sin x, क्योंकि sin x का मान तो धनात्मक है, लेकिन आगे जो ऋण चिन्ह लगा है उसके कारण इसका मान ऋणात्मक हो रहा है, इसलिए दिए हुए अंतराल 0 से π/2 में f' x का मान ऋणात्मक है, यानी f(x) ह्रासमान है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखा cos 2x का मान -2 sin 2x, और इस अंतराल में जब हम मान रखेंगे 0 से π/2 में तो f' x का मान ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि sin 2x का मान प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक है, इसलिए ये फलन 0 से π/2 में ह्रासमान। ठीक इसी ढंग से तीसरा प्रश्न f(x) बराबर cos 3x, f' बराबर -3 sin x, और 0 से π/3 में हम चेक करेंगे इसको, और चेक करने के बाद हम देख रहे हैं 0 से π/3 में f(x) ह्रासमान है, फिर π/3 से π/2 में इसका मान धनात्मक है। तो इस ढंग से हम सभी प्रश्नों को हल करके देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखें हम, किस अंतराल में f(x) द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान है, ये चेक करना है हमें। तो हम f' x निकालेंगे, और 0 से 1 में cos x का मान 0 से 1 अंतराल में धनात्मक होता है, तो ये मान भी धनात्मक हो जाएगा, तो f' x धनात्मक हो जाएगा, यानी ये वर्धमान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगले अंतराल में हमने चेक किया π/2 से π में cos x का मान ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक होता है, और 100x⁻99 cos x से बड़ा हो गया, इसलिए ये धनात्मक हो गया। इसी तरह से 0 से π/2 में cos x का मान धनात्मक है और f' x का मान धनात्मक हो गया। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 14, a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में फलन f(x) बराबर x² + ax + 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो सबसे पहले तो हम f' x निकालेंगे, और 2x इस अंतराल के लिए देखना है 1 से 2 के बीच में, तो इसको भी हमने दो अंतरालों में तोड़ दिया, 1 से x और x से 2। अब अंतराल 1-2 में अगर x का मान 1 से 2 के बीच में है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 दोनों सभी पदों में 2 का गुणा किया तो भी असमीका वैसी रहती है, तो 2 छोटा है 2x से और 2x छोटा है 4 से, और इसका मतलब क्या हुआ कि 2x का मान 2 और 4 के बीच में है। अब सब में a जोड़ा हमने, 2 + a, 2x + a और 4 + a, तो इसका अर्थ ये हुआ 2x + a, 2 + a और 4 + a के बीच में है। अब f(x) निरंतर वर्धमान फलन है, तो 2 + a का मान धनात्मक होगा, और 2 + a का मान धनात्मक है, इसका मतलब a का मान -2 से बड़ा है, इसलिए a का न्यूनतम मान a बराबर -2। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 15, अंतराल दिया है में -1 से 1 के बीच में एक असंयुक्त अंतराल I हो, तो सिद्ध कीजिए I में f(x) x + 1/x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो f(x) बराबर x + 1/x, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमें ये प्राप्त हो रहा है, और असंयुक्त है इसलिए x का मान -1 से छोटा लेने पर फलन
चूँकि अंतराल -1 + 1 से असंयुक्त है, यानी -1 से छोटे मान लेना है, यानी x का मान -1 से छोटा लेना है और 1 से बड़ा लेना है। तो इन दो स्थितियों में हम देखें, यदि x का मान यदि हम -1 से छोटा लेते हैं तो उस स्थिति में इस f' का मान धनात्मक मिलता है। इसी तरह से जब 1 से बड़ा लेते हैं तब f' का मान धनात्मक मिलता है। तो इसका मतलब इस दिए हुए अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 16 है, इसको भी आप लोग स्वयं हल करके देख सकते हैं। पहले f' निकाला है, f', फिर अंतराल में f' का मान देखा है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो 0 से y/2 में cot x का मान धनात्मक होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं। फिर 0 से y/2 में वर्धमान है, फिर π/2 से π में cot x का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो बाकी सारे ऋणात्मक हो जाएंगे। और π/2 से π में फलन निरंतर ह्रासमान हो गया। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 17 है, f(x) = log of cos x, तो f' बराबर -10x। और ठीक इसी ढंग से हमने किया, 0 से π/2 में 10x का मान धनात्मक होता है, इसलिए -10x का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ये -10x का मान ऋणात्मक हो गया, इसलिए फलन निरंतर ह्रासमान हो गया। और अंतराल दूसरा अंतराल π/2 से π, इसको ये 2/π लिखा है, इसको π/2 समझें आप। तो π/2 से π में 10x का मान ऋणात्मक होता है, तो -10x का मान धनात्मक हो जाएगा। तो इस अंतराल में π/2 से π अंतराल में f' का मान धनात्मक हो जाएगा, इसलिए π/2 से π में फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18, इसको भी आप स्वयं करके देखें। प्रश्न क्रमांक 19, इसमें भी dy/dx निकाला है और उसके आधार पर चेक किया है। तो इन प्रश्नों को आप करके देखें और यदि कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।